पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ और सेशल्स के राष्ट्रपति बेबेल राम कलावन, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, जिनमें वकील, डॉक्टर और कलाकारों को न्योता दिया गया है। मेहमानों में विकसित भारत के राजदूत, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं और सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे। साथ ही करीब 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के मन की बात के प्रतिभागी और पद्म पुरस्कार से विभूषित शख्सियत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए द लीला पैलेस, ताज पैलेस, ITC मौर्या, द ओबेरॉय होटल में व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिल्कुल वैसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जैसी G20 के समय की गई थी। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी है। स्नाइपर से लेकर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई। AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से मदद ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था खासकर होटल जहां इन मेहमानों को ठहराया जाएगा वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। होटलों के छत पर स्नाइपर की हमेशा तैनाती बनी रहेगी। होटल के साथ ही आसपास की हाई राइज बिल्डिंग पर भी स्नाइपर तैनात किए जा रहे हैं। होटल्स को पूरी तरह स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी यूनिट की निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही होटल के अंदर भी कम से कम 1 या 2 कमरों को कंट्रोल रूम की तरह तैयार किया गया है, जहां से सिक्योरिटी और CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक होटल में DCP रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है, जो स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। होटल कंट्रोल रूम को पुलिस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसे C41 का नाम दिया गया है, यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, NSG कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर समेत कुल 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। होटल ताज के बाहर हमारी मौजूदगी है और होटल ताज के साथ साथ होटल लीला, होटल मौर्या, होटल ओबराय, इन होटलों में जो पुलिस और आला अधिकारियों की संख्या है उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। होटल के छत पर स्नाइपर की मौजूदगी रहेगी और होटल के साथ ही अगर आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वहां पर भी स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। होटल पूरी तरह से स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी यूनिट की निगरानी में है। इसके साथ ही होटल के अंदर भी कम से कम 1 या 2 कमरों को कंट्रोल रूम की तरह तैयार किया गया है, जहां से सिक्योरिटी और CCTV कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक होटल में एक DCP रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है, जो स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। होटल कंट्रोल रूम को पुलिस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसे C4I नाम दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम और स्नाइपर के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। जिस रास्ते से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा, यानी होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले रास्ते को सैनिटाइज किया जाएगा। उस रास्ते पर सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही AI बेस्ड कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से अलार्म बजेंगे। अगर रास्ते के बीच में कोई भी व्यक्ति रूट में बाधा डालने की कोशिश करेगा, अलार्म बजते ही सिक्योरिटी वाले उस व्यक्ति को रूट से हटा देंगे। जिस रास्ते से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा, यानी होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। उस रास्ते पर सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही AI बेस्ड कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से अलार्म बजेंगे, यानी कि अगर रास्ते पर कोई भी व्यक्ति बाधा डालने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ गलत चीजें करते हुए पाया जाता है, तो सुरक्षा एजेंसियों को जो सूचना है वो अलार्म के जरिए मिलेगी और सुरक्षा एजेंसियां उस व्यक्ति को उस रास्ते से हटा देंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। शपथ ग्रहण वाले दिन दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह सील रहेंगे। इसके साथ ही मॉल, मार्केट, पूजा स्थलों पर क्विक रिस्पांस टीम, कमांडो यूनिट को भी तैनात किया गया है। 4 स्पेशल कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्हें होटल में तैनात DCP रैंक के अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे, जिन होटलों में, वहां पर DCP रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ एक जो 4 स्पेशल कमिश्नर बनाए गए हैं, जिन्हें DCP रैंक का जो अधिकारी है वो रिपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राज्य के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से सील रहेंगे और इसके साथ साथ मॉल, मार्केट और पूजा स्थलों पर भी क्विक रिस्पांस टीमें और कमांडो की भी जो तैनाती है वो की जाएगी। और जो रूट है, यानी कि जो होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जो जाने वाला रूट है, वहां पर भी
जो स्नाइपर समेत तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उस रूट में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अलार्म के जरिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा और वो एजेंसियां उस व्यक्ति को उस रास्ते से हटा देंगी। यानी कुल मिलाकर सेंट्रल दिल्ली की सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं जिससे कोई परिंदा भी पर ना मार सके, और इसी के लिए लगातार अधिकारी बैठक कर रहे हैं और G20 वाली रिपोर्ट को पलटकर वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस की। तो संसद के संविधान सदन में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी के कई नेता राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता चुनने की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी संसदीय दल का नेता बनने की हामी भरते हैं या ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस की 2 अहम बैठकें होने जा रही हैं। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद और पार्टी के राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक होटल अशोक में बुलाई गई है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके बाद संसद के संविधान सदन में शाम 5:30 बजे पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है जिनमें लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद भी शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर चर्चा होगी तो वहीं संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के चेयरमैन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टी के संयुक्त नेता का चुनाव होगा। साथ ही लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता का चुनाव हो सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी संसदीय दल की चेयरमैन हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें फिर से इस पद पर चुन लिया जाए। वहीं लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी के कई नेता मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। कांग्रेस ने इस चुनाव में 99 सीटें जीती हैं और वो सदन में दूसरी सबसे बड़ी और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लिहाजा कांग्रेस संसदीय दल का नेता प्रतिपक्ष होगा। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के हीरो रहे राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता बने। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में कांग्रेस को 52 सीट मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीते 10 साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और 99 सीट हासिल की है। इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा करने की हकदार बन गई है। नतीजतन राहुल गांधी को इस पद पर बैठाने के लिए आवाजें तेज हो रही हैं। सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगा। मुझे लगता है कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि निर्वाचित कांग्रेस सांसद भी यही सोचते होंगे। देखते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल क्या फैसला करता है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। 2004 में राजनीति में एंट्री करने के बाद से 53 साल के राहुल गांधी ने किसी संवैधानिक पद पर काम नहीं किया है। यहाँ तक कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब भी नहीं। वो संगठन से जरूर जुड़े रहे, वो पार्टी के महासचिव रहे, फिर उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बनाया गया और उसके बाद वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज होने वाली कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है और KC वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर और गौरव गोगोई समेत कई सांसद उनके नाम का अनुमोदन करेंगे। संसदीय दल की बैठक के बाद होटल अशोक में ही CWC सदस्यों और सभी सांसदों के लिए डिनर का इंतजाम भी किया गया है। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में NDA की सरकार बनने जा रही है, लेकिन यूपी में मिली करारी शिकस्त से पार्टी अभी भी उबर नहीं पाई है। पार्टी को अभी भी उन वजहों की तलाश है कि 2019 में 62 का आंकड़ा इस बार गिरकर 33 कैसे हो गया। मंथन की इसी कड़ी में CM योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जिसमें मंत्रियों के विभागों के साथ साथ पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कामयाबी के लिए नहीं बल्कि सांत्वना के लिए पीठ थपथपाई गई।
संसद के संविधान सदन में मोदी मोदी की गूंज थी। वो तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा शायद कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि बीजेपी की एक कामयाबी और 4 चांद लाती जब यूपी से उसको कुछ और सीटें मिलती। लेकिन हुआ है उल्टा। इस चुनाव में बीजेपी पिछले आंकड़े 62 से करीब आधे यानी कि 33 सीट पर सिमट गई। वहीं सहयोगी भी महज 3 सीट ही हासिल कर सके। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा जारी है। प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट बना रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी। लोकसभा चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की जाएगी। सीएम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। नतीजों के बाद यूपी में हार की समीक्षा की बात हर स्तर पर हो रही है। भले ही केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही हो, लेकिन यूपी से मिले झटके से पार्टी उभर नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी और योगी जी सरकार एक और विकास, गरीब योजना, इतना महत्वपूर्ण और निर्णय लेके आगे बढ़ने के बावजूद भी कहाँ कमती हुई, उसके बारे में तो जरूर विश्लेषण होगा। कहाँ कई सांसदों के खिलाफ भी कुछ माहौल बना, ऐसा भी कुछ सुने आता है, मगर पूरा स्तर पर विश्लेषण तो होना चाहिए। विश्लेषण जरूर करेंगे। सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में एनडीए का टारगेट 80 में से 80 सीट का था, वहां बीजेपी आखिर 33 सीट पर क्यों सिमट गई? नतीजों के बाद पार्टी में कई तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं। तमाम वजहें बताई जा रही हैं। पार्टी में भीतर घात तक की बातें की जा रही हैं। विकास पिछड़ गया और जातिवाद आगे आ गया। आप देखिए अयोध्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कितने बड़े पैमाने पर हुआ। आज अयोध्या के सूरत और सीरत सब कुछ बदल गई। आप देखिए, एक तरफ विकास है और एक तरफ जातिवाद है, तो ये अपने आप में क्या शो करता है? केवल पूरी साजिश हुई है। समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी। यूपी पूरा भाजपा का गढ़ है, सब बेनकाब हो जाएगा। सबकी जांच होगी जिन्होंने गड़बड़ की है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं जो पार्टी के लोग थे वो हमें पता है, वो भी हम बता देंगे, हाईकमान को बता देंगे। यूपी के मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी यूपी में बीजेपी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान को डरा कर, जैसे भय पैदा करके वोट दिया गया, उनको भ्रम पैदा करके वोट दिया गया। और ये पहले एक तो कारण ही रहा। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला, इसकी वजह से यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने की वजहें तलाशी जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है कि मोदी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी समीक्षा करे।